नमस्कार, न्यूज रूम से लाइव देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर बाब अल मंदेब से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां हूती विद्रोहियों का बड़ा एक्शन इस वक्त देखने को मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति और अब समुद्र में भी तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत बड़ा ये एक्शन बाब अल मंदेब जल जमरू मध्य में हुआ है, जहां हूती विद्रोहियों का ये एक्शन और 8 सऊदी तेल टैंकरों का रास्ता रोके जाने का दावा हो रहा है। यमन ने घेराबंदी के बदले घेराबंदी अभियान का जिक्र किया है और टैंकरों को रूट बदलकर केप ऑफ गुड होप की ओर जाना पड़ा है। ये स्थिति इस वक्त समुद्र में देखने को मिल रही है और नाकेबंदी के बाद हालात आगे बिगड़ सकते हैं। अगर यही स्थिति रही तो ऊर्जा संकट भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे, क्योंकि मिडिल ईस्ट जहां पर समुद्री तनाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ और यमन की सना सरकार से जुड़े सैन्य प्रवक्ता के द्वारा भी ये दावा किया गया है कि यमन की नौसैनिक कार्रवाई के चलते 8 सऊदी तेल टैंकरों को बाब अल मंदेब जल जमरू मध्य से गुजरने से फिलहाल के लिए पूरी तरीके से रोक दिया गया है। और क्योंकि पहले से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और ऐसे में दुनिया का सबसे बड़ा तेल मार्ग, अगर यहां पर भी नाकेबंदी लग जाती है तो आप समझिए कि हाहाकार की स्थिति वैश्विक बाजार में देखने को मिल सकता है। सवाल यही है कि आगे क्या होने वाला है। क्या वाकई में ये इस वक्त नई रणनीति ईरान की है, क्योंकि एक तरफ ईरान की नजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और दूसरी तरफ अब बाब अल मंदेब पर भी ये पूरी तरीके से नाकेबंदी करने की कोशिश हुई है। और आपको ये बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त हलचल मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनाव बढ़ा और अब एक दूसरे मोर्चे पर इस जंग की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, यानी कि हूती विद्रोही अब सक्रिय हो गए हैं। समुद्र पर अब नजर और समुद्री तनाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ इस वक्त देखने को मिल रहा है। और अहम बात यहाँ पर यह है कि अब यमन का ये कहना है कि ये कदम उसकी घेराबंदी रणनीति का एक अहम हिस्सा है, जिसके तहत सऊदी अरब द्वारा यमन पर लगाए गए जो प्रतिबंध थे, जो नाकेबंदी थी, उसके जवाब में ये हूतियों का एक्शन देखने को मिला है। अब इन टैंकरों को अगर अपना मार्ग बदलकर अफ्रीका के दक्षिणी छोर देखे जाना पड़ा है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि आगे सऊदी की ओर से भी कदम उठाया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बाब अल मंदेब से जुड़ी हुई सामने आ रही है। खास करके आपको ये बता दें कि हवाई हमलों को लेकर भी माना जा रहा है कि संघर्ष आगे बढ़ सकता है, लेकिन चिंता की स्थिति यहाँ पर इसलिए बन जाती है क्योंकि तेल संकट को लेकर दुनिया भर में इस वक्त चिंता जो है वो देखने को मिल रही है। पहले से ही हालात देखिए, थोड़े से जब MOU पर हस्ताक्षर अमेरिका ईरान के बीच में हुए थे, युद्ध विराम को लेकर जब कदम आगे बढ़ाए गए थे, लेकिन जब युद्ध विराम टूटा और इसके बाद एक बार फिर से पूरी दुनिया ये कह रही है कि स्थिति बिगड़ने वाली है। और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन JP वाजपेयी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सर, ये अब एक नए मोर्चे पर जिस जंग की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, बाब अल मंदेब, अगर हूती विद्रोही यहाँ पर एक्शन इनका देखने को मिल रहा है तो आगे क्या आकलन, क्या एनालिसिस आपका, क्या हालात हो सकते हैं आने वाले दिनों में? सर्वप्रथम पुनीता मैडम, आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। ये जो न्यूज़ ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी न्यूज़ है, जिसके अंतर्गत हूती ने बड़ा दांव खेल दिया है। हूती ने दावा किया है कि उसने 8 सऊदी तेल टैंकरों को बाब अल मंदेब मार्ग छोड़कर अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से जाने को मजबूर कर दिया है। और हूती का कहना है ये ब्लॉकेड के बदले ब्लॉकेड है। जैसा कि आपने बताया, ये ब्लॉकेड न केवल यमन वाला है, इसके अलावा
हूती का मानना है कि जैसे इजराइल में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए इजरायली सेना ने ब्लॉकेट किया है, उसके भी विरोध में ये ब्लॉकेट है। अब हमारे दर्शकों को ये समझना चाहिए कि जी। बाब अल मंदेब क्यों महत्वपूर्ण है। रेड हम्म। सी को अदन की खाड़ी से ये जोड़ता है। यूरोप एशिया व्यापार का सबसे छोटा समुद्री मार्ग है। स्वेज नहर का प्रवेश द्वार है। प्रतिदिन लाखों बैरल तेल और विशाल कंटेनर का यातायात यहाँ से गुजरता है। और जिसने भी बॉब अल मंदेब नियंत्रित किया, उसने यूरोप एशिया व्यापार पर दबाव बना दिया। और यहाँ पे 2023 से हूती लगातार जहाजों में पर रेड सी में हमला कर रहे थे। हाल के ईरान और अमेरिका तनाव के बाद से हूती ने सऊदी जहाजों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है और सऊदी ने समुद्री सुरक्षा गठबंधन की पहल भी की है। अगर ये दावा पूरी तरीके से सही है तो आने वाले समय में, जो कि अभी वर्तमान में जो अमेरिका और ईरान के युद्ध में थोड़ा टेम्परेरी हाल्ट चल रहा है, उसके चलते जो तेल के दाम $100 प्रति बैरल तक पहुंच गए थे, वो करीब इस वक्त $80 के आसपास स्थिर है। पर अगर ये दावा सही है तो फिर से तेल महंगा होगा, फ्रेट कॉस्ट बढ़ेंगी, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ेगा और शिपिंग टाइम कम से कम 15 से 20 दिन तक बढ़ सकता है, जिसका सीधा असर वैश्विक महंगाई पर आएगा। और भारत चूंकि अपना 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है और पश्चिम एशिया भारत के तेल के प्रमुख ऊर्जा स्रोत हैं। तेल महंगा होने से पेट्रोल डीजल महंगा होगा, एलपीजी महंगा होगा, विमान ईंधन महंगा होगा, उर्वरक महंगे होंगे और भारत की महंगाई पर असर पड़ेगा। तो ये वर्तमान की स्थिति है मैडम। लेकिन सर जरा ये भी समझाइए, क्योंकि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले से बंद है। आपने बताया कि भारत पर भी इसका असर हो सकता है आने वाले दिनों में, लेकिन भारत की प्लानिंग जिस तरीके से है उससे ये माना जा रहा है कि असर होगा, लेकिन ज्यादा बड़े पैमाने पर नहीं होगा। लेकिन ईरान की क्या ये रणनीति हम समझे, क्योंकि अमेरिका के लगातार अमेरिका के साथ वो जंग में उलझा हुआ है, हूती विद्रोही अगर एक्टिव हुआ है तो क्या माना जाए ये ईरान की एक नई रणनीति है दबाव बनाने की? पुनीता मैडम, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हाँ। क्योंकि जो हूती है, हूती, हमास एंड हिजबुल्लाह, ये सब ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं। और अमेरिका, जो ईरान है, इजराइल से सीधे युद्ध नहीं करना चाह रहा है वर्तमान में। तो इसने अपने प्रॉक्सी हूती को उस्का करके 3 फ्रंट पे काम किया है। पहला, इजराइल पे दबाव डाला है, गाजा से अपने सैनिकों को चरणबद्ध तरीके से वापस ले। इस विषय पे अमेरिका ने भी एक शांति समझौते की तरफ सार्थक कदम उठाए हैं और उसका कहना है कि इजराइल चरणबद्ध तरीके से अपनी सेनाएं हटाएगा, सब्जेक्ट टू कि हमास भी डिसआर्मामेंट पॉलिसी को फॉलो करे। एक तो ये है। दूसरा, अमेरिका पे भी दबाव डाल रहा है। तीसरा, यूरोपियन कंट्रीज को भी डायरेक्ट इफेक्ट आएगा, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट और यूरोप की कंट्री के लिए रेड सी एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है। तो इसका प्रभाव, जैसा आपने पूछा, भारत पर भी पड़ेगा। भारत का बहुत सा तेल का आयात इस मार्ग से भी होता है। एक तो हरमुज से होता है और दूसरा ये अल्टरनेट मार्ग है जहां से भारत तेल आयात करता है। बिल्कुल, लेकिन सर ये माना जाए कि अमेरिका जो लगातार ये दावा कर रहा है कि ईरान कहीं ना कहीं सैन्य रूप से कमजोर हो रहा है, तो एक वजह ये भी मानी जाए कि अब अपने प्रॉक्सी संगठन को अगर उसने जमीनी स्तर पर उतार दिया है, तो वाकई में जो अमेरिका कह रहा है कि स्थिति अब ईरान की कमजोर हो गई है, जिसकी एक तस्वीर हम इस वक्त देख रहे हैं। मैडम, ऐसा है, जो भी अमेरिका को ईरान और यूएस युद्ध में नुकसान हुआ वो जग जाहिर है। बट ईरान को जो डैमेजेस हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरी तरीके से बैन लगा है इंटरनेट और मीडिया के ऊपर, तो वहाँ के डैमेजेस पब्लिक डोमेन में नहीं है। लेकिन ये निश्चित है, जिस तरीके की बमबारी अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे की है, ईरान को भारी क्षति पहुंची है। अभी वर्तमान में पिछले 5-6 दिन से जो अमेरिका की बॉम्बिंग है उस पर रुकाव आया हुआ है। और ये भी एक युद्ध की रणनीति की तरीके से भी देखा जा सकता है कि दोनों लोग अपनी अपनी तैयारियां और मजबूत कर रहे हैं। जहां तक अमेरिका का सवाल है, ये बात पब्लिक डोमेन में आ चुकी है कि अमेरिका के पास अपने ड्रोन्स और मिसाइल जमावड़े में
थोड़ी कमी आई है और इसने अमेरिका को चिंतित किया है, क्योंकि अमेरिका का उद्देश्य मात्र एक ईरान से ही युद्ध करना नहीं है, पूरे विश्व पे अपने प्रभुत्व को बना के रखना है। वो हर समय अपना स्टॉक यूक्रेन अमेरिका रसिया के साथ कभी भी फ्यूचर के संभावित युद्ध के लिए और एवन क्यूबा के लिए और एवन चाइना के लिए एटलीस्ट एज ए डेटरेंस जरूर रखना चाहता है। तो और दूसरी तरफ ईरान को भी भारी क्षति हुई है, वो भी इस समय का फायदा अपने असलों की बढ़ोतरी विशेषकर ड्रोन और मिसाइल को बढ़ाने में कर सकता है। ठीक है सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी, जहां भविष्य के युद्ध को लेकर अब भारत की एक नई तैयारी इस वक्त देखने को मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, डीआरडीओ के द्वारा एक और बड़ी तैयारी युद्ध से जुड़ी हुई सामने आ रही है। और आपको ये बता दें कि डीआरडीओ ने तैयार किया है जैम प्रूफ ड्रोन स्वाम सिस्टम और 50 ड्रोन मिलकर एक साथ मिशन जो है उसको लेकर तैयारी कर रहे हैं और एक मास्टर ड्रोन करेगा 49 ड्रोन का संचालन। ये एक और भविष्य के लिए ये तैयारी युद्ध को लेकर होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, भारत भविष्य के युद्ध क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो पारंपरिक हथियार प्रणालियों से कहीं आगे बढ़कर है। यानी कि डीआरडीओ जो ये इस वक्त रणनीति अपना रहा है, जो तैयारी कर रहा है, इससे भारत की रक्षा क्षेत्र में एक और मजबूती मानी जा रही है। देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ अब जाम प्रूफ ड्रोन स्वाम सिस्टम विकसित करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इससे आखिर क्या फायदा होगा, जरा ये भी समझ लेते हैं। जेपी सर, जरा समझाइए, डीआरडीओ जो इस वक्त ये ड्रोन को लेकर तैयारी कर रहा है, इसके मायने भी समझाइए और कितनी मजबूती रक्षा क्षेत्र में इससे भारत को मिलने वाली है। मैडम, ये एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। डीआरडीओ ने ऐसा स्वदेशी एंटी जैमिंग ड्रोन स्वान सिस्टम विकसित करना चाहता है जिसके अंदर 50 ड्रोन एक साथ उड़ेंगे और इसमें एक मास्टर ड्रोन होगा और ये पर्टिकुलर सिस्टम जैमिंग प्रूफ होगा। ये जीपीएस और कम्युनिकेशन जैम होने पर भी अपना मिशन जारी रख सकता है। जैसे 50 ड्रोन एक साथ छोड़े गए और इसमें से 10 से 15 ड्रोन में अगर डैमेज भी आता है, उसके बाद भी बाकी बचे ड्रोन अपने मिशन को जारी रख सकते हैं। आज के युद्ध में ये सबसे बड़ा अधिकार है। जैसे कि जीपीएस जैमिंग, रेडियो जैमिंग, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, यदि ड्रोन से संपर्क छूट जाए तब भी मिशन, जो वर्तमान के ड्रोन है इनमें अगर ड्रोन से संपर्क टूट जाता है तो मिशन विफल हो जाता है। जबकि जैम प्रूफ स्वान सिस्टम में फ्रीक्वेंसी हॉपिंग होती है, ये एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेस्ड डिसीजन लेते हैं, मैश नेटवर्किंग होती है, ऑटोनोमस नेविगेशन होता है। इस तरीके की तकनीकों का उपयोग किया जाता है। और स्वान ड्रोन बेसिकली होता क्या है, इसमें सिंगल ड्रोन नहीं होता है, 50 छोटे छोटे ड्रोन की एक टीम होती है जिसमें एक लीडर होता है। और ये चीज हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखी है और अभी हाल में हुए ईरान और अमेरिका के युद्ध में भी देखा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पे और इजराइल के ऊपर ईरान ने इस तरीके के ड्रोन छोड़े थे। और इस तरीके के ड्रोन डेवलपमेंट करने में चीन, अमेरिका, इजराइल और तुर्की की महारत है। अब भारत भी उस एलाइट ग्रुप में शामिल होने जा रहा है और इससे भारत को लाभ क्या क्या होगा, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर एंड डेवलपमेंट चीप है तो भारत को कम लागत का फायदा होगा, अधिक मारक क्षमता का फायदा होगा, सैनिकों का लॉस कम होगा, सीमा की निगरानी हम ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, एंड एंटी टेररिस्ट जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं उसमें इसको हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं और दुश्मन की एयर डिफेंस सैचुरेशन को हम देख सकते हैं। और ये एक बहुत ये जो आप न्यूज दे रहे हैं, ये न्यूज बहुत ही स्वागत योग्य और भविष्य में भारत के सुरक्षा प्रणाली में एक स्वर्णिम एडिशन होने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन सर, क्योंकि देखिए ये कहा जा रहा है कि गेम चेंजर होगा भारत के लिए और साथ ही साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में भी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। लेकिन एक चीज यहाँ पर समझाइए, क्योंकि आजकल देखिए एक नई तकनीक के जरिए जब युद्ध होता है तो ड्रोन का इस्तेमाल कई देश इस वक्त कर रहे हैं। दुश्मनों पर नजर रखने के लिए हमले किए जाते हैं तो ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन
बाकी देशों के मुकाबले जिस ड्रोन को लेकर डीआरडीओ ने ये तैयारी की है, ये कितना अलग होगा तकनीकी लिहाज से समझाइए, कितना गेम चेंजर वाकई में क्या रहेगा? अब कैसे इसे देखा जाए सर, इस ड्रोन सिस्टम को? देखिए जैसा मैंने पहले बताया कि अमेरिका, चीन, तुर्की और इजराइल ने अपने इस तरीके के सॉन बेस्ड ड्रोन डेवलप किए हुए हैं और कोई भी देश दूसरे देश के साथ अपनी तकनीक साझा नहीं करती है। तो डीआरडीओ ओरिजिनली अपना ये एक ड्रोन बनाने की तरफ सार्थक कदम बढ़ाया हुआ है और जब ये ड्रोन बन जाएगा, इसकी मारक क्षमता, इसकी डिस्टेंस, इसकी कैपेबिलिटी जब ये ऑपरेशनल मोड में डाला जाएगा तभी पता लगेगी। अभी बहुत जल्दबाजी होगी इस विषय में कुछ कहने के लिए, लेकिन हमारे दर्शकों को मोटी बात एक चीज समझनी चाहिए कि जो पहले युद्ध जमीन पे होते थे, अब युद्ध का मोड चेंज हो रहा है। अब युद्ध समुद्र में हो रहे हैं, साइबर स्पेस में हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में हो रहे हैं, ड्रोन के जरिए हो रहे हैं, एआई के जरिए हो रहे हैं। तो ये और भारत जो इस तरीके के ड्रोन डेवलप करने की दिशा में एक सार्थक कदम बढ़ाया है, तो ये एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में हमको और ज्यादा निवेश और ज्यादा आत्मनिर्भरता की जरूरत है और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे हमारी आत्मनिर्भरता रक्षा के क्षेत्र में भी ज्यादा बढ़ेगी और एआई आधारित युद्ध क्षमता में अभूतपूर्व विकास होगा। और ये सारी चीजें हमने ऑपरेशन सिंदूर के युद्ध से सीखकर तेजी से हम अपने कदम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। और क्योंकि सर देखिए, जिस तरीके से आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी कि कैसे आने वाले दिनों में ये पूरी की पूरी स्थिति जो है जंग में बदलता हुआ नजर आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब तक जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, जिन हथियारों का इस्तेमाल भारत के द्वारा किया गया है, अब उसके मुकाबले अगर हम इस सिस्टम को देखें तो कितना अलग माना जाए इसे बाकी हथियारों के मुकाबले सर? जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखे थे, ये आपने अगर गौर किया है तो ईरान ने इस तरीके के ड्रोन को यूज किया था यूएस अभी हाल के हुए युद्ध में। इसमें एक साथ 50 ड्रोन जाते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। तो कोई भी जो उनकी जैमिंग या हवा में मारने की क्षमता होती है ड्रोन को डैमेज करने के लिए, 10, 15, 20 भी ड्रोन अगर डैमेज किए तो बाकी बचे ड्रोन अपने लक्ष्य को डैमेज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक रूप से बहुत ही कारगर हथियार के रूप में माना जाएगा और क्योंकि इसमें ये जैमिंग से इम्प्यून होता है, इसको जैम नहीं किया जा सकता। इसलिए आप फिजिकली तो कुछ ड्रोन को डैमेज कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो बचे हुए ड्रोन हैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए भविष्य के नेटवर्क केंद्रित युद्धों के लिए भारत अपनी तैयारी बहुत मजबूत करना है और आने वाले दशक में किसी भी देश की ताकत केवल सेना की संख्या से नहीं, हर क्षेत्र में भारत को मजबूती के साथ लेकर आगे बढ़ा जाए और आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत को मजबूत किया जाए। बहुत शुक्रिया सर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।